हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यूएनए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला कमेंट यहाँ पर लेते हैं प्रिंस जोशी जी का। ये लिखते हैं कि साइड में ब्लैक ज़्यादा आ रहा है, वेस्ट ऑफ मनी। तो प्रिंस जोशी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक सस्ता 4K प्रोजेक्टर का रिव्यू किया था। आई थिंक 2700 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया था। 1080p नेटिव रेजोल्यूशन उसका दिया गया था, 4K भी HDMI पोर्ट के थ्रू वो सपोर्ट कर रहा था। पिक्चर क्वालिटी उसमें उसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मिल रही थी। तो इनका कहना है कि साइड में ब्लैक ज़्यादा आ रहा है। देखिए, साइड में ब्लैक उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। जो हम आंखों से देखते हैं और जो वीडियो में रिकॉर्ड होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जो वीडियो बनाते हैं तो उनकी ही बात को वहाँ पे मानना पड़ता है कि वो क्या बता रहे हैं, अब वो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने उस वीडियो में क्लियर बताया था कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मिल रही है। हालांकि जितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी वीडियो में रिकॉर्ड हो रही थी उतनी अच्छी मुझे आंखों से सामने से देखने से वो नहीं लग रही थी, और ये चीज़ मैंने क्लियर अपने वीडियो में बोली है। आपका कहना है कि साइड में ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है, तो देखिए साइड में ब्लैक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि सस्ते जो प्रोजेक्टर आते हैं तो साइड में कॉर्नर ब्लर की प्रॉब्लम उनमें होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मुझे कॉर्नर ब्लर की प्रॉब्लम भी नहीं लगी। बिल्कुल एकदम बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल रही थी इसके प्राइस के हिसाब से। अब ये कॉम्पैक्ट साइज प्रोजेक्टर था जिसकी ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इस प्रोजेक्टर के साथ में अगर रिफ्लेक्टिव LR ग्रे स्क्रीन यूज़ की जाए तो इस पर काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। आपको एक LED टीवी खरीदने की भी ज़रूरत इसके लिए नहीं पड़ेगी। तो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि साइड में ब्लैक ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्री पिक्चर क्वालिटी उसकी काफ़ी बढ़िया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जगत नारायण जी का। ये लिखते हैं कि सर, प्रोजेक्टर के लिए मी बॉक्स 4K लेना चाहता हूँ, क्या इससे बेटर और कोई बॉक्स 4K आया है मार्केट में? जगत नारायण जी, मी बॉक्स 4K के अलावा आई थिंक रियलमी, मोटोरोला और नोकिया के 4K बॉक्स आए थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उतना वो चल भी नहीं पाए जितना कि मी बॉक्स 4K चला। मी बॉक्स 4K काफ़ी बढ़िया 4K एंड्रॉयड बॉक्स था, लेकिन आई थिंक अभी उसका न्यू वर्जन तो आया नहीं है। ओल्ड वाला कहीं पर आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ वो भी काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है। अब मी बॉक्स 4K के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो फायर टीवी स्टिक 4K आप ले सकते हैं। हालांकि प्राइस उसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन फायर टीवी स्टिक 4K काफ़ी बढ़िया काम करती है। उसमें आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है मी बॉक्स 4K के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सद्दाम हुसैन जी का। ये लिखते हैं कि E-Gate Atom 3X या Zetco युवा Go Plus कौन सा बेटर है भाई? देखिए, ये दोनों ही प्रोजेक्टर बिल्कुल सेम है, 99.99% सेम है। इनका हार्डवेयर बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। थोड़ा सा लुक्स एंड डिज़ाइन में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। Zetco युवा Go Plus जो प्रोजेक्टर है ये थोड़ा सा डिज़ाइन में बेटर लगता है, तो आप Zetco युवा Go Plus ले सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी इनकी आपको सेम मिलेगी, हार्डवेयर सेम मिलेगा, उनमें आपको कोई भी फ़र्क नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सखी मंडल जी का। ये लिखते हैं कि सर, मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्टर ख़रीदा नहीं है। सर, आपको एक बात पूछना था, जेबोनिक्स ब्रांड का प्रोजेक्टर कैसा होता है? इस ब्रांड के बारे में आप कभी भी बात नहीं करते, क्या इस ब्रांड का प्रोजेक्टर अच्छा नहीं होता है? प्लीज़ बताना। सखी मंडल जी, देखिए, जेबोनिक्स ब्रांड का प्रोजेक्टर मैंने आज तक चेक नहीं किया है, तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में कंफर्म नहीं है। हालांकि कंप्लेन ज़रूर सुनने को मिली है जेबोनिक्स ब्रांड के प्रोजेक्टर के बारे में कि उनकी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या सर्विस में इशू आ रहा है, कभी उसकी पावर सप्लाई फेल हो गई या कभी उसका डिस्प्ले जल गया, बर्न हो गया। तो इस तरह की कंप्लेन काफ़ी सुनने को मिली है। हालांकि अभी तक मैंने चेक नहीं किया है, तो ज़्यादा इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। हालांकि जो साउंड बार हैं वो जेबोनिक्स ब्रांड के बहुत ही बढ़िया आते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं जेबोनिक्स के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ। जेबोनिक्स ब्रांड का मेरे पास में ये यहाँ पर कीबोर्ड है, और ये जेबोनिक्स ब्रांड का मेरे पास में माउस भी है, और एक 4.1 एक होम थिएटर मेरे होम टाउन में मेरे घर पे जेबोनिक्स ब्रांड का ही लगा हुआ है। बहुत बढ़िया उसकी ऑडियो क्वालिटी है। प्रोजेक्टर ही मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, तो उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि जेबोनिक्स ब्रांड के प्रोजेक्टर मंगाकर उनको भी चेक कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अनस मोहम्मद जी का। ये लिखते हैं कि सर, तुमने बोला तुमने 55 इंच टीवी लिया था, वह बड़ा हो गया था, तुम्हारा रूम कितने स्क्वायर फीट में है? तो अनस मोहम्मद जी बेसिकली यहाँ पर पूछ रहे हैं, मैंने एक LG का 55 इंच टीवी परचेज़ किया था 2018 में, तो उस टीवी के बारे में मैंने किसी वीडियो में बात की थी कि मैंने भी जब 55 इंच का टीवी परचेज़ किया था तो अपने बेडरूम के हिसाब से मुझे
लगने लगा कि जब वो इंस्टॉल हुआ तो लग रहा था कि काफ़ी बड़ा साइज़ टीवी का ले लिया, 43 इंच या 50 इंच मुझे लेना चाहिए था। हालांकि 55 इंच जब मैंने इंस्टॉल कर लिया तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद में वो नॉर्मल लगने लगा, उतना ज़्यादा वो बड़ा फिर नहीं लग रहा था। तो देखिए मेरा जो रूम साइज़ था वो 13 बाई 10 फीट का था, तो 10 फीट की वाली जो वॉल थी, 10 फीट की दूरी पे उस वॉल पे मैंने लगाया था। उसके सामने मेरा बेड था, तो बेड पे बैठने के बाद में करीब 1.5 फीट डिस्टेंस पीछे वाली वॉल और सर के बीच में आ जाता है, और वॉल पे टीवी लगा हुआ है तो अप्रॉक्स 4-5 इंच दूर वो वॉल से रहता है। तो आप मान कर चलिए करीब 7.5 फीट का डिस्टेंस था मेरी आइज़ और टीवी के बीच में। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि वो बड़ा हो गया है। 55 इंच टीवी देखने के लिए कम से कम 8-9 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 7 फीट या 7.5 फीट है तो कुछ दिन आपको ज़रूर उससे प्रॉब्लम होगी, आपको सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ा बड़ा वो आपको लगेगा, लेकिन कुछ दिन में फिर वो सेट हो जाता है आंखों में, फिर वो आपको कुछ दिन बाद बड़ा नहीं लगता है। तो 13 बाई 10 फीट का रूम था। 13 फीट वाली दूरी पे मैंने टीवी नहीं लगाया था, क्योंकि वो टीवी लगाने का उधर कोई चांस नहीं बन रहा था, उधर अलमीरा वगैरह थी। तो 10 फीट वाली जो वॉल थी वो खाली थी, उस पर फिर मैंने वो लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अक्षय कसारीकर पाटिल जी का। ये लिखते हैं कि टॉर्च लगाकर भी डैमेज नहीं दिखा, अच्छा दिखने लगे, बाद में इंजीनियर ऑन करने के बाद डैमेज हो तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली जब एलईडी टीवी की ओपन बॉक्स से डिलीवरी की जाती है, तो अगर टीवी का पैनल डैमेज होता है तो टीवी बिना ऑन किए हुए वो नज़र नहीं आता है, और आप टीवी की ओपन बॉक्स डिलीवरी रिसीव कर लेते हैं, ओटीपी वहाँ पर दे देते हैं, टीवी का पैनल आपको डैमेज नहीं दिखा, लेकिन जब टीवी ऑन किया जाता है तो टीवी का पैनल डैमेज निकलता है। तो उस कंडीशन में फिर रिटर्न और रिप्लेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो डैमेज में आता है। अब ओपन बॉक्स डिलीवरी लाई इसीलिए यही गई थी कि जो डैमेज आइटम है वो आप ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम पे चेक कर लें, या करेक्ट प्रोडक्ट आपको मिला है नहीं मिला है वो आप चेक कर लें। तो मैंने बताया था कि अगर जो डिलीवरी करने वाला पर्सन आ रहा है तो उससे आप रिक्वेस्ट करें कि वो ऑन करके टीवी को दिखा दे तो बेटर है। आप कोई जो डिलीवरी बॉय होते हैं तो वो कस्टमर के फेवर में थोड़ा सा रहते हैं, वो आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से चेक करवाएंगे, टीवी को ऑन करके भी दिखा देंगे। लेकिन कुछ डिलीवरी बॉय ऐसे आते हैं जो बहुत ही जल्दी में होते हैं, वो चाहते हैं कि बस इसको ये जो हम पैकेट देने आए इससे हमारा पीछा छोटे, वो उसको बस चाहते हैं जल्दी से फेंक कर वो भाग जाएं। तो वो कई सारी वो ग्राहक लगते हैं कि नहीं है ऑन करके हम नहीं दिखा सकते, हमें अलाउड नहीं है, या इस तरीके की बातें करते हैं। तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि ओपन बॉक्स डिलीवरी अगर आप एलईडी टीवी की ले रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन की आप लाइट ऑन कर लें, जो फ्लैश लाइट है, या फिर आपके पास में कोई टॉर्च है उसे आप ऑन कर लें, और बिल्कुल टीवी की स्क्रीन पे धीरे धीरे करके आप उसको ऐसी टीवी ऑफ कंडीशन में ही उसको धीरे धीरे करके पूरी स्क्रीन पे आप टॉर्च की लाइट में देखेंगे तो डैमेज अगर कहीं पर भी होगा तो वो आपको नज़र आ जाएगा। तो इनका यहाँ पर ये कहना है कि अगर डैमेज नहीं दिखा टॉर्च की लाइट में, बाद में इंजीनियर ने जब टीवी आकर इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर आया और उसने जब देखा टीवी डैमेज है तो फिर क्या होगा। तो देखिए ऐसे काफ़ी सारे केस देखने को मिले कि ओपन बॉक्स डिलीवरी बहुत सारे लोगों ने रिसीव कर ली थी, और जब टीवी ऑन करके उस टाइम पे नहीं देखा था, बाद में जब टीवी इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑन किया वो डैमेज निकला तो वो रिटर्न नहीं हो पाया, ना वो रिप्लेस हो पाया। ऐसी कई सारे कमेंट आ चुके हैं, संडे कमेंट बॉक्स में मैंने उस तरीके के कमेंट पे बात भी की है। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। तो आप जब भी ओपन बॉक्स डिलीवरी टीवी की लें तो आप अच्छी तरीके से पैनल को चेक करके लें, टीवी रिक्वेस्ट करें उससे कि भी ऑन करके दे दे, ऑन करके वो नहीं दिखा रहा है तो आप इस तरीके टॉर्च की लाइट से आप ज़रूर ध्यान से उसको देखें तो आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, इनका नाम यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ये लिखते हैं कि सर मेरे पास Z-को युवा गो प्लस है, कौन सा स्क्रीन बेस्ट होगा, वाइट या ग्रे। देखिए Z-को युवा गो प्लस जो प्रोजेक्टर है उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ब्राइटनेस आपको इसमें मिल जाती है। तो बेटर रहेगा कि आप उसके लिए वाइट स्क्रीन ही परचेज़ करें, क्योंकि जो ग्रे स्क्रीन होती है तो उस पर थोड़ी सी ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाती है। तो कम ब्राइटनेस वाले जो प्रोजेक्टर होते हैं तो उनके साथ में ग्रे स्क्रीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, उनके साथ में वाइट स्क्रीन ही लेनी चाहिए। हालांकि अगर आप 1-2 लोग ही प्रोजेक्टर को यूज़ करेंगे, प्रोजेक्टर के सामने बैठकर पिक्चर देखेंगे तो बेटर होगा कि आप रिफ्लेक्टिव ELR ग्रे स्क्रीन परचेज़ कर लें, वो उसके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर 4-5 लोग बैठकर देखना चाहते हैं, व्यूइंग एंगल की प्रॉब्लम अगर आपको होने वाली है
तो बेटर होगा कि फिर आप एक वाइट स्क्रीन ही परचेज़ करें, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन होती है तो उसकी व्यूइंग एंगल अच्छे नहीं होते हैं, ये उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन वो थोड़ी सी ब्राइटनेस को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, तो वो एक उसमें ऑप्शन अच्छा मिल जाता है। तो कोई सस्ता प्रोजेक्टर अगर आप परचेज़ करते हैं, जो मैं जैसा कि मैंने बताया कि 2700 रुपीज़ में मैंने एक प्रोजेक्टर का रिव्यू किया है, तो उसके लिए जो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन है वो एक बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं रॉयुष का। ये लिखते हैं कि अरे भाई, पैसे बर्बाद करने का शौक था, तूने ये पाल का क्यों मंगाया? समझ में नहीं आया ये मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली अभी मैंने एक मीशो के कुछ वायरल गैजेट हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हुए हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में काफ़ी वायरल हुए हैं, मीशो पे भी जो वीडियोज़ आती हैं तो उन पे भी काफ़ी वायरल वो प्रोडक्ट रहते हैं। तो वो मैंने उसका वीडियो ये बनाया था 10-12 प्रोडक्ट मंगाकर, तो उसी पे ही किसी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि मुझे पैसे बर्बाद करने का शौक़ था। भाई, पैसे बर्बाद करने का शौक़ नहीं था। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की ताकि उनको आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी आप को लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए। अब पैसे हमारे बर्बाद होते हैं, वो बर्बाद तो करने पड़ते हैं, वीडियो बनानी होती है तो कंटेंट बनाना है, तो फिर पैसे तो खर्च कहीं ना कहीं तो करने ही होते हैं। तो अब जो चीज़ अच्छी नहीं होती है तो उसको रिटर्न भी कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई पैसे बर्बाद हो गए हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमेजेस पड़ी हुई होती हैं, किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से आप परचेज़ करते हैं, उस पर इमेजेस देखकर आपको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, देखने में वो बड़ा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल में वो पास में आता है तो बहुत ही छोटी सी चीज़ निकलती है। तो फिर उसमें ज़रूर लगता है कि पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन कोई नहीं, वीडियो बनाने के लिए थोड़े बहुत तो पैसे खर्च करना पड़ते ही हैं। लेकिन अब मैंने वो वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा, तो कितने लोगों को अब उस चीज़ के बारे में पता लग गया होगा कि हाँ भाई, ये चीज़ जो सेल हो रही है वो हमें नहीं ख़रीदना है, वो इस टाइप की मिल रही है। तो अगर मेरे एक के पैसे बर्बाद हुए तो बाकी लोगों के तो नहीं होंगे, तो ये एक बेनिफिट ज़रूर होता है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं अमन जी का। ये लिखते हैं कि जो बेकार हो उसका लिंक ना दिया कीजिए। तो ये भी सेम वीडियो के बारे में बात करें, जो 10-12 प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगाकर उसका वीडियो बनाया था कि जो बेकार आइटम उसमें है तो उसका लिंक मैं ना दूं। देखिए, लिंक तो हमें इसलिए देना पड़ता है कि जो चीज़ हम वीडियो में दिखा रहे हैं तो उसका लिंक वहां पर प्रोवाइड कर दें, ताकि किसी को उसको चेक करना है, देखना है, उसका प्राइस चेक करना है, जो प्राइस हम बता रहे हैं वो प्राइस ही उसका चेक करना हो कि हमने जो चीज़ बताई है वो एक्चुअल में है या नहीं है, तो इसलिए लिंक देते हैं। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है वो किसी दूसरे को भी पसंद नहीं आएगी, तो इसलिए उसमें लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो एक एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन का मैंने वीडियो बनाया था करीब 3 साल पहले, और उस पर 1 मिलियन प्लस में व्यूज़ हैं। और वो स्क्रीन का मैंने कह लीजिए कि एक तरीके से नेगेटिव रिव्यू किया है, क्योंकि वो स्क्रीन तो अच्छी है नो डाउट, लेकिन उसके व्यू एंगल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो वीडियो में मैंने क्लियर उसमें बोला था कि भाई इसके व्यू एंगल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो आप सोच समझ कर ही इसे परचेज़ करें। 1-2 लोगों को अगर मूवी देखना है इस पर तभी आप परचेज़ करें, क्योंकि इस पर सिर्फ सामने से ही पिक्चर क्वालिटी दिखती है, ज़रा सा भी इधर उधर करेंगे गर्दन तो इसकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो एक तरीके से निगेटिव रिव्यू करने के बाद भी, उसके बारे में अच्छा ना बताने के बाद भी, मैंने उसका लिंक तो वीडियो में दिया। अमेज़ोन से परचेज़ करी थी, उसका लिंक मैंने दे दिया था, एफिलिएट लिंक अपना। तो वो मान लीजिए कि करीब 400-500 स्क्रीन अब तक बिक चुकी हैं मेरे लिंक से, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे लिंक से सेल होती हैं तो हमें उसकी एक रिपोर्ट अमेज़ोन से मिल जाती है हर महीने कि भाई आपके लिंक से यही चीज़ें सेल हुई हैं और इस पर आपका ये सेल प्राइस था, ये कमीशन था उस पर। तो उसमें मैं देखता हूँ हर महीने ही वो मेरी 15-20 स्क्रीनें वो बिकती रहती थी। तो अभी वो आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं काफ़ी टाइम से, तो वो सेल नहीं होती हैं। तो अब मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आई, बहुत सारे लोगों ने रिटर्न की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने वो इस स्क्रीन को परचेज़ किया और वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है वो दूसरे को पसंद नहीं आएगी, तो इसीलिए हम उसमें लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट एक कमेंट लेते हैं यश सिंह जी का। ये लिखते हैं कि प्रोजेक्टर स्क्रीन पर करके दिखाओ ना प्लीज़। तो ये यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने नॉर्मल LED टीवी पे 3D वीडियो प्ले करके दिखाए थे, जो रेड और ब्लू लेंस वाले जो ग्लासेस आते हैं 3D ग्लासेस, तो उनकी हेल्प से वो मैंने उसको दिखाया था। तो उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी तो पिक्चर क्वालिटी 3D लुक, उसमें बेसिकली 3D इफेक्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा था, एक जो एक्चुअल में 3D मूवी हम देखते हैं उतना नहीं था, बहुत माइनर सा ही उसमें 3D इफेक्ट आ रहा था LED टीवी में।
तो इनका कहना है कि प्रोजेक्टर पे भी मैं सेम चीज़ करके दिखाऊं। तो देखिए प्रोजेक्टर पे मैं कोशिश करूंगा कि प्रोजेक्टर पे मैं दिखाऊं, और वैसे उसकी दिखाना कोई मतलब है नहीं क्योंकि उसका इतना अच्छा इफेक्ट 3D का आता नहीं है। मेरे पास में 2014 से लेकर 2018 तक एक 3D टीवी था, बहुत ही बढ़िया टीवी था LG का। उस पर डेफिनेटली लगता था कि हम 3D मूवी देख रहे हैं। अगर कोई 3D मूवी नहीं है तो 2D मूवी को जो नॉर्मल हम चैनल देखा करते थे वो हमारे 2D से 3D में कन्वर्ट हो जाते थे। 3D एक्चुअल में जो मूवी होती हैं, जो साइड बाई साइड उनकी जो फाइल होती है, जो एक ही स्क्रीन पे दो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जब हम ग्लास लगाते हैं तो वो एक ही स्क्रीन हमें नज़र आती है। तो वो ऐसा लगता था कि जैसे स्क्रीन से बाहर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक्चुअल में जो 3D मूवी जो बनी हुई होती थी, 3D क्लिप होती थी या मूवी होती थी, तो वो लगता था एक्चुअल में टीवी से बाहर हमें चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जब हम 2D से 3D में कन्वर्ट करके देखते थे तो फिर हमें ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया है अंदर कोई चीज़। स्क्रीन तो बहुत छोटी है, 55 इंच की, 47 इंच का वो टीवी था, 47 इंच की स्क्रीन है, लेकिन वो अंदर हम देखते थे जैसे विंडो से हम कोई चीज़ दिख रहे हो, और अंदर जो है वो 47 इंच की जगह काफ़ी बड़ी स्क्रीन अंदर नज़र आती थी। तो ऐसा लगता था कि हम जैसे विंडो के बाहर बैठे हुए हैं, विंडो में से बाहर हम कोई चीज़ देख रहे हैं। तो वो डेप्थ में नज़र आती थी। जो एक्चुअल में 3D होती थी वो बाहर हमें नज़र आती थी, और जो 2D से 3D में कन्वर्ट करते थे तो वो बाहर से अंदर नज़र आती थी। तो इस टाइप की वो टीवी था। तो इसमें उतना अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल फेक कह सकते हैं। रेड एंड ब्लू जो ग्लासेस वाले ये 3D ग्लास मिलते हैं, तो इनका कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे मैं कोई ट्राई करूंगा कि प्रोजेक्टर पे मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।